हेलो वेलकम अगेन। दिस इज अली अंसारी एंड यू आर वाचिंग शेरियंस कोडिंग स्कूल। ये है डीएसए सीरीज का एक और नया लेक्चर। इस वीडियो में उस टॉपिक पे बात होने वाली जहां पर हर इंटरव्यूअर हर एक क्वेश्चन के बाद पूछता है कि ये रही साहब एल्गोरिथम और आप मुझे बताइए इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। हाँ बिल्कुल। तो इस वीडियो में अपन देख रहे हैं कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। हम देखेंगे टीएलई कैसे टैकल करा जाए, मतलब टाइम लिमिट एक्सीडेड। कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो जहां पर टीएलई आ जाता है। हम देखेंगे यार कि इक्वेशंस कैसे जनरेट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो बहुत कुछ है, मजेदार होने वाला है। वीडियो अच्छे से देखना, बरकरार रहना। बस सीधे मिलते फिर पढ़ाई पे आ जाओ। ओके, तो यार मेरा ये मानना है कि हमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ने से पहले ये समझना चाहिए कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। कई लोग कहते हैं कि भैया ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है समझ गए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है समझ गए, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या होता है ये समझ में नहीं आता। देखो मैं आपको समझाता हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि हाउ योर टास्क इज कॉम्प्लिकेटेड, कि आपका टास्क कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसका लेवल क्या है, उस टास्क को करने का लेवल क्या है। मतलब इजी है, मीडियम है, हार्ड है, टफ है। ठीक है, अच्छा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यहाँ देखो, आप यहाँ देखो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक सुडोकू है, एक सुडोकू सॉल्वर करके गेम होता है, आप लोगों ने देखा होगा। एक मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक रूबिक क्यूब्स है। ठीक है, सुडोकू को सॉल्व करने के लिए आपकी लेवल हो सकती है मे बी इजी, और रूबिक क्यूब को सॉल्व करना हो सकता है टफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने दो टास्क का की क्या बताइए, कॉम्प्लेक्स लेवल बताइए कि भैया हार्ड है, ये इजी है, या फिर एवरेज है, या फिर कैसा है। ठीक है, तो जब भी आप कुछ ऐसा प्रेजेंट करते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। इस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। बड़े बड़े एक और एग्जांपल भैया, एक और एग्जांपल। अब समझो, किसी एक सिंगल लड़की को पटाना इजी हो सकता है। देखो इजी तो है नहीं पर आजकल के ज़माने में, पर फिर भी मैंने मान लिया कि वो क्या इजी है। और एक किसी गर्लफ्रेंड को पटाना वो क्या हो सकता है, टफ हो सकता है। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बोला कि भैया सिर्फ एक सैंडविच बनाना मे बी ईजी हो सकता है, और 5 कोर्स मील बनाना वो क्या हो सकता है, टफ हो सकता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम से कनेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, मैंने बोला कि फैक्टर ऑफ अ नंबर निकालो। क्या निकालो, फैक्टर ऑफ एन नंबर्स निकालो, या फिर एन के नंबर्स का फैक्टर निकालो। चलो ये क्वेश्चन सही था। एन के एन नंबर्स का क्या निकालो, फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालो। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि 10 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 2 5 10, जो कि हम कर चुके हैं यार, क्वेश्चन कर चुके हैं। पर दूसरी तरफ मैंने क्या बोला कि भैया 1 से लेके एन तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है आप ये बताओ। ये थोड़ा टफ हो जाएगा। तो ऊपर वाला क्या है, चलो ठीक है, एवरेज या इजी, और नीचे वाला क्या है, वो क्या है, टफ है, टफ। ठीक है, तो जब भी आप कभी भी किसी भी टास्क की कॉम्प्लेक्स लेवल को दर्शाते हो या फिर मेजर करते हो, तो इस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। बढ़िया, एक नंबर। तो आप समझते हैं यार कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। देखो एक चीज बता दूं आपको, सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का लेना देना टाइम से बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। कई लोगों को मिथ होता है, कई कई क्रिएटर्स को देखा है मैंने गलत इन्फॉर्मेशन बताते हुए, पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टाइम से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट से अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का लेना देना टाइम से होता तो क्या क्या सिचुएशन होती। लेट से यहाँ पर एक कोई अमीर बच्चा है, बहुत अमीर, बम अमीर है। ठीक है, उसके पास, हमारे पास क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे जैसे गरीब बच्चा है जिसके पास एक 4 GB कंप्यूटर है। बढ़िया। और मैंने दोनों को एक टास्क दिया कि क्या बोला कि आपको क्या करना है, एन नंबर तक का सम निकालना है, एन नंबर्स का सम निकालना है। मतलब 1 से लेके एन तक के जो भी नंबर्स आएंगे उनका क्या निकालना है, सम निकालो। ठीक है, तो अब दोनों ने सेम कोड लिखा, दोनों ने सेम कोड क्या लिखा, भैया एक लूप चलाते हैं, कहाँ से, 1 से चलाएंगे अपन, कहाँ से चलाएंगे, एक मिनट, ये बहुत ही बेकार लिख रहा हूँ मैं, इसको मैंने हटाया। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, भैया एक लूप चलाते, कहाँ से लेके एन तक का लूप चलाएंगे, और हमें एक एक नंबर मिलते जाएगा, और हम उसको क्या कर देंगे, सब में ऐड कर देंगे। यही होगा, सही, दोनों ने सेम लॉजिक लगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि यार ये अमीर बच्चा, इसके पास सुपर कंप्यूटर है, तो इसमें हो सकता है टाइम कितना लगे, 0.0001 ms, और यहाँ पर इसको कितना लग सकता है, 2 ms लग सकता है। तो आप ये बोलोगे क्या कि नहीं यार भाई, आपने जो एल्गोरिथम बहुत अच्छी लिखी सुपर कंप्यूटर वाले ने, और जिसके पास 4 GB कंप्यूटर, आपने बहुत, वो जो एल्गोरिथम लिखे बहुत खराब लिखे। क्या आप इससे जज करोगे, आप जो ऐसे सच जज करोगे भैया कि आपके पास बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कंप्यूटर, नहीं नहीं, आपने एक नंबर एल्गोरिथम लिखी, आपके पास खराब कंप्यूटर तो आपने एल्गोरिथम खराब लिखी, ऐसा जज करोगे, नहीं बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टाइम से लेन देना बिल्कुल नहीं होता। सवाल आता है कि भैया फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है, समझना, ध्यान समझना, ठीक है। इधर देखो, मैंने बोला कि भैया आप सब पहले तो हटो, हटो यहाँ पर। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पर क्या लिखा, टाइम, सॉरी टाइम नहीं, अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ टाइम टेकन एज द फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ
इनपुट साइज एन का मतलब क्या है? वो कह रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ टाइम टेकन एज द फंक्शन ऑफ इनपुट साइज एन। ठीक है, समझो भैया, समझता नहीं, अब समझाता हूं। देखो, अमाउंट ऑफ टाइम टेकन का मतलब आप समझ जाना ऑपरेशन। इसका मतलब आप समझो क्या होता है? ऑपरेशन। अभी समझो, आप समझो ऑपरेशन मतलब क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने क्या बोला, a प्लस बी, ये भी एक ऑपरेशन है। मैंने बोला कि भैया 1 से लेके n तक चलाओ, ये भी एक ऑपरेशन है। ठीक है, मैंने बोला कि भैया 1 से लेकर 10 तक का कुछ भी काम करो, कुछ भी एक टास्क एग्जीक्यूट करो, ये भी एक ऑपरेशन। ठीक है, तो आप समझो अभी, आप समझो कि अमाउंट ऑफ टाइम टेकन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन। कि कितने स्टेप्स हुए, कितने कितने ऑपरेशन लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 से लेके लूप n तक चला रहे हो, 1 से लेके लूप n तक चलो, मतलब n टाइम्स अगर आपका लूप चल रहा है तो कितने ऑपरेशंस हुए? n ऑपरेशंस हुए। ठीक है, अगर आपका एक लूप चल रहा है 1 से लेके n/2 तक का, और n/2 ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? भैया n/2 ऑपरेशन। ठीक है, बढ़िया, मतलब n/2 बार चल रहा है वो, तो आप क्या बोलोगे? n/2 ऑपरेशंस। बढ़िया। तो अमाउंट ऑफ टाइम टेकन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन। भैया ये लाइन समझ में नहीं है। एज द फंक्शन ऑफ इनपुट साइज n, ये कहने का मतलब क्या है इसका? कि भैया जैसे जैसे आपकी n की साइज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका क्या बढ़ते जाएंगे? ऑपरेशन बढ़ते जाएंगे। और इसी बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं आपको और अच्छे समझाता हूं, देखो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। जैसे कि हमने देखा है, लीनियर सर्च दिखा होगा। ठीक है, लीनियर सर्च में क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बंच ऑफ एलिमेंट, 10 है, 5 है, लेट्स से यहाँ पर मेरे पास कितना है? 18 है, 3 है, और यहाँ पर कितना है? 78 है, 7 है, कुछ भी है, कुछ भी है। ठीक है, एक मुझे क्या करना है? एक एलिमेंट को सर्च करना है, एक टारगेट को यहाँ पर क्या करना? सर्च करना। मैंने बोला भैया आप एक काम करो, 78 को ढूंढो। किसको ढूंढो? आप किसको ढूंढो? 78 को ढूंढो। आप एक एक करके ढूंढ रहे हो, 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 ये मिल गया, मिल गया। अच्छा, तो अब एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, हम हमेशा कभी भी वर्स्ट केस मान के चलते हैं। वर्स्ट केस मतलब कि बिल्कुल एज केस। मैंने मान लिया कि हो सकता है कि मेरा एलिमेंट कहाँ मिले? लास्ट मिले। हमें हमेशा किसी भी टास्क का वर्स्ट केस मान के चलना है। हम मान लें कि वो टास्क बिल्कुल एंड पॉइंट पे खत्म हो, आखिरी पे खत्म हो, या फिर मैक्स मैक्स इतना टाइम लगे। तो इन दिस सिचुएशन, इन दिस क्वेश्चन, मैंने मान लिया कि मुझे वो एलिमेंट कहाँ मिलेगा? आखिरी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आखिरी मिलेगा। ये मैंने मान लिया, वर्स्ट केस मान लिया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब कहने का मतलब क्या है कि भैया आपने बोला था एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने यहां पर क्या बोल दिया कि आपकी अरे की लेंथ और बढ़ गई, आपकी एन की साइज और बढ़ गई, सही है, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि भैया हमारे क्या बढ़ जाएंगे? ऑपरेशंस। आप समझो, समझो, जैसे कि एक बार और मैंने क्या बोला भैया कि आपकी ऑपरेशन किस पर डिपेंड करती है? इनपुट साइज एन पे। बोलो हाँ, ठीक है। भैया आपने अभी बोला कि एक लीनियर सर्च चल रही है, मतलब कि एक एक एलिमेंट को विजिट करना। मैंने बोला ये भी ठीक है। हमने बोला कि भैया, या सॉरी, आपने बोला भैया कि आप हर एक चीज का क्या मानते हो? वर्स्ट केस मानते हो। मतलब अगर n की एलिमेंट अगर यहाँ पर कितनी 100, मतलब n की लेंथ कितनी? 100। तो लीनियर सर्च वर्स्ट केस में कितने स्टेप्स लेगा? 100 स्टेप्स लेगा। वर्स्ट केस मतलब आखिरी में लेना, आखिरी आखिरी में लेगा हमेशा। ठीक है, तो अगर आपकी अरे की लेंथ 100 है, तो आपके कितने ऑपरेशंस लेंगे? हम मान के चलेंगे 100 ऑपरेशन। बट द मोमेंट अगर मैंने इसको कितना कर दिया? 2000 कर दिया। कितना कर दिया इसको? 2000। तो अब कितने ऑपरेशन हम मानेंगे? कितने ऑपरेशन? 2000। कितना ऑपरेशन? 2000। अब मैंने यहाँ पर कितना बोल दिया कि भैया एन की वैल्यू लेट से अगर कितनी है? 500। तो अब कितने ऑपरेशन मानेंगे पर? ऑब्वियस सी बात है, 500। तो आप खुद समझ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे जैसे आपकी एन की साइज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपके ऑपरेशन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और इसी बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मे भी थोड़ा कम समझ में आएगा, पर ट्रस्ट मी, इस पूरे लेक्चर में बरकरार रखो। ठीक है, इससे बेहतर मेरे आई डोंट थिंक सो किसी ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाया होगा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अभी इतना समझो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, हमेशा किसी भी टास्क की जो हम कह सकते हो सिनेरियो मानेंगे, वर्स्ट केस मानेंगे। क्या मानेंगे? वर्स्ट केस। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत। अभी आगे अपन रिलेट कर लेंगे, आगे रिलेट कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है हमारे पास क्या है? मैं इस चीज को इधर ले आऊंगा हल्का सा, और 1 मिनट रुकना। क्या माइक मेरा डिसल गया क्या? नहीं। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा स्क्रॉल करा, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा और ऊपर, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया? कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, हमने क्या देख लिया? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। अब हम देखेंगे हैंडलिंग फॉर लार्ज इनपुट। भैया ये क्या है? ये क्या है? समझो आप। ठीक है, देखना देखना, एक स्टेटमेंट बोलते हैं, एक स्टेटमेंट बोलता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा जो है लार्ज इनपुट के लिए मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? मान लो कि यार एक एमएनसी है, एक एमएनसी में अगर एक ही एम्प्लॉय है, ठीक है, एक कंपनी है मान लो, और वहां पर कितने एम्प्लॉय? एक ही एम्प्लॉय है। अब इस एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन
तो मैं दिमाग में भी रख सकता हूँ, दिमाग में रख सकता हूँ। क्या मुझे कोई सिस्टम की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया कि चलो 10 एम्प्लॉई, कितने एम्प्लॉई है? 10 एम्प्लॉई। तो ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कॉपी में रख लेता हूँ, इनकी इन्फॉर्मेशन एक कॉपी में रख लेते हैं। ठीक है भैया, मैंने बोल दिया कि यहाँ पर 1000 एम्प्लॉइज है, 1000 एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन अब मैनेज करना टफ हो सकता है, टफ हो सकता है। तो अब मुझे वहां पर क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए जो कि उनको क्या करे, मैनेज करे। तो आप खुद सोचो, जब एक एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन रखनी थी तब आपको सिस्टम की जरूरत पड़ी नहीं। जब आपको 10 एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन रखनी थी तब आपको सिस्टम की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं। अगर आपको 1000 या बिलियंस में अगर आपको एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है, तब आपको एक सिस्टम चाहिए जो कि मैनेज करे, प्रॉपर मैनेजमेंट, डेटा को स्टोर करे, प्रॉपर मैनेजमेंट रिट्रीव करे, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो वैसे ही वही चीज़ है कि भाई अगर आप के पास लार्ज नंबर ऑफ इनपुट्स है, लार्ज नंबर ऑफ एंड डेटा है, तब जाके आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हो, वरना ऐसे छोटे मोटे डेटा की बात नहीं करेंगे अपन। बड़े ठीक है भैया, ये समझ में आया कि हमेशा हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वहां पर बात करनी जब लार्ज इनपुट की बात हो रही हो। बढ़िया, एक नंबर है, ये भी समझ में आया। चलो भैया, अगला क्या है, अगला पॉइंट क्या हमारे पास, कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंटेशन। देखो देखो, कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप बोलते हो कि यार वेट है, ठीक है, वेट, वेट को आप किस में देखते हो, हमेशा हमेशा किलोग्राम्स वगैरह में, केजी वगैरह में। ठीक है, जब भी आप बात करते हो डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को आप किस में रिप्रेजेंट करते हो, किस में, किलोमीटर्स में, मीटर्स में, एंड सो ऑन। जब भी आप लिक्विड टाइप का कुछ भी मेजर करते हो तो आप क्या बोलते हो, आप किस में देखते हो, आप किस में देखते हो, लीटर्स वगैरह में देखते हो। हाँ, है ना, ऐसी बात होती है, ऐसी बात होती है। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके थे हमारे वेट, डिस्टेंस और लिक्विड को। तो वैसे ही हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके। अब जैसे कि बहुत दो तीन तरीके हमारे पास, तीन तरीके। ठीक है, समझो, आप समझो। पहला हमारे पास क्या होता है, बिगो, बिगो, ठीक है, बिगो, यही हमारे पास एक बिगो क्या है, हमारी एक रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके, या फिर आप कह सकते हो नोटेशन। हमारे पास क्या है, नोटेशन। अभी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि भैया आप नोटेशन क्यों बोलो, नोटेशन क्यों बोलो। देखो, एक हमारे पास क्या होता है, बिगो, फिर हमारे पास क्या होता है, एक टीटा, ठीठा टीटा, वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है, एक ओमेगा, हमारे पास क्या होता है, एक ओमेगा, जो कि ऐसा दिखता है। ठीक है, बेगो क्या है, बेगो क्या है, हमेशा वो क्या देखता है, हमेशा वो क्या देखेगा भैया, यहाँ पर हमारी अपर बाउंड, अपर बाउंड। ठीक है, समझाता हूं, या फिर आप कह सकते हो वर्स्ट केस। ठीक है, जो कि हम यही मान के चलेंगे। टीटा क्या है, टीटा क्या है, कह सकते हो कि एवरेज, एवरेज, ठीक है, एवरेज। ठीक है, ओमेगा क्या है, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड, या फिर आप क्या कह सकते हो, बेस्ट केस, बेस्ट केस में इसको बोला जाता है। ठीक है, समझो, मैं आपको समझाता हूं। देखो, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए हमारे पास तीन तरीके, बिगो है, थीटा है और ओमेगा है। बिगो है, थीटा और क्या है, हमारे पास ओमेगा है। समझो, ठीक है भैया। तो भैया हम कौन सा यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बिगो। भैया बिगो ही क्यों यूज करना है, अभी कुछ रीजन है उसके। ठीक है, और ये तीन क्यों है, देखो, जैसे कि बात करता हूँ मैं, रुपीज होता है हमारे पास, मैंने बोला कि 5 रुपीज है। ठीक है, तो 5 का डॉलर भी तो होता है। ठीक है, तो दोनों की सेम चीज है, दोनों के दोनों करेंसी है, बस अलग अलग करने के, अलग अलग रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि भैया एक बिगो, एक थीटा, एक हमारे पास क्या, ओमेगा है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि भैया हमें कौन सी यूज करनी है और इन तीनों का मतलब क्या है। देखो, बिगो मतलब अपर बाउंड, अपर बाउंड मतलब है कि मैक्स, मैक्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अगर एक ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस तक जाना है, तो मैंने बोल दिया कि भैया मेरे को मैक्स 10 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। ये दैट इज वर्स्ट के सिनेरियो। 10 मिनट से ज्यादा भैया कुछ भी नहीं लगने वाला मेरे को ए पॉइंट से लेके बी तक जाने में। सही है, और मैंने अभी बताया था कि हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, वर्स्ट केस, और वर्स्ट केस के लिए हमारे पास क्या होता है, बिगो, क्या होता है, बिगो, अपर बाउंड। मैंने बोल दिया कि भैया 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इस टास्क को करने के लिए, कम से कम कुछ भी हो सकता है, पर मैंने बता दी, एक अपर बाउंड बता दी कि 10 मिनट से ज्यादा नहीं लग सकता। ठीक है, टीटा, टीटा मतलब एवरेज, कि एक भैया एक ए डिस्टेंस से लेके बी डिस्टेंस तक जाना है तो 6 से 7 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, चलो, यहाँ पर ओमेगा की बात करते हो। ओमेगा, ओमेगा क्या बोलता है भैया कि यहाँ पर, और भाई जब यहाँ पर मुझे, हाँ 10 मिनट सही लिखा था मैंने। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या बोलती हूँ, ओमेगा, ओमेगा क्या भैया, लोअर बाउंड। मैंने बोल दिया अगर ए से लेके बी तक जाना है तो मेरे को जो है, मेरे को कितने मिनट लेंगे, मिनिमम 10 मिनट लेंगे। ओमेगा क्या बोलता है कि भैया, ओमेगा क्या बोलता है कि अगर मुझे ए से लेके बी तक जाना है तो मुझे कितने मिनट लगेंगे, 10 मिनट मिनिमम लगेंगे। अब मैक्स कुछ भी हो सकता है, अब वो हो सकता है 1 घंटा लग जाओ, हो सकता है 2 घंटा, 3 घंटा, मिनिमम उसको कितना लग रहा है, 10 मिनट लग रहा, दैट इज लोअर बाउंड।
तो ये हमारे लिए सही नहीं फिट बैठेगा, ठीक है। तो हम हमेशा थ्रू आउट द जर्नी क्या लगेंगे, बिग हो। देखो थीटा ओमेगा आपके कॉलेज वगैरह में काम आएगा, कॉलेज वगैरह में अगर आपकी थ्योरी सब्जेक्ट्स है वहाँ पर काम आता है, ठीक है। जब आप बात करते हो कैंपस प्लेसमेंट की, जब आप बात करते हो कि या टेस्ट वगैरह कुछ हो रहा है, ठीक है, तब वहाँ पर थ्रू आउट द जर्नी वहाँ पर क्या यूज होता है, बिगो ही यूज होगा, बिगो, क्योंकि हमेशा हमें वर्स्ट केस देखनी है। बढ़िया, चलो ये समझ में आएगा, ये समझ में आएगा। तो हमें ये समझ में आ चुका है कि भैया रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं, ठीक है। अगली चीज हमारे पास क्या है, टाइप। हमारे पास क्या है, टाइप। देखो समझो क्या होता है टाइप, क्या होता है, एक एक करके समझाता हूँ, है ना। चल जाओ भाई प्लीज। देखो पहला हमारे पास टाइप है, और टाइप का नाम क्या है, कांस्टेंट टाइम बोलते हैं इसको कई जगह पर, ठीक है। और या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ओफन। सुना होगा आपने कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओवन ओवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो होता क्या, जब भी आपसे बोला जाए कि भैया ये एक टास्क एक स्टेप में हो गया हो, कोई एक पर्टिकुलर टास्क एक स्टेप में हो गया, तो वो आप क्या कह सकते हो, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे कि मैंने क्या बोला कि भैया मुझे n नंबर का सम निकालना है, क्या निकालना है, n नंबर्स का सम निकालना है। तो आप क्या बोलोगे, भैया एक काम करो, एक लूप चलाओ, i इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक के लिए, n तक तो लूप चल रहा है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर आपने क्या लिखा रखा, कुछ ऐसा लिखा है, सम इक्वल्स टू सम प्लस इक्वल्स टू आई, मतलब जितनी n की वैल्यू थी उतने स्टेप्स हुए, मतलब उतने ऑपरेशंस हुए। तो भैया ये टास्क एक बार में तो हुआ नहीं, क्या ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल नहीं। अब इसको क्या कहते हैं, बात की कहानी है। बट अगर द मोमेंट मैंने अगला एक चीज बोली कि भैया n नंबर्स का सम निकालना था, n सम का सम निकालना था, एक चीज और होती है, फॉर्मूला होता है n नंबर का सम निकालने का, n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, कई लोगों को पता होगा कि भैया अगर n नंबर्स का सम निकालना है तो फॉर्मूला होता है, जो कि एक स्टेप्स में निकाल के बता देगा, एक स्टेप्स में निकाल के बता देगा। सही है भाई। तो अगर आप कोई भी टास्क अगर एक स्टेप में एक स्टेप में खत्म कर देते हो, एक ऑपरेशंस में खत्म कर देते हो, एक ऑपरेशन में, तो वो क्या कहलाती है, आपकी ओपन या फिर कॉन्स्टेंट टाइम। अच्छा भैया, क्या सिर्फ यही है क्या, मतलब कि अगर मैंने कोई टास्क एक बार में कर दिया तो क्या वो कांस्टेंट टाइम होगा, और भी कोई सिनेरियो हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल। समझो आप समझो, जब भी यूजर कहते हैं कि n की एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू दे दी गई है, एग्जैक्ट वैल्यू 10, मैंने क्वेश्चन ने बोल दिया कि n की वैल्यू 10 गिवन है, और आप यहां पर एक लूप भी चला रहे थे, जो कि कहां से चल रहा था, i की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक चल रहा था, n तक चल रहा था। और कितने कितने स्टेप्स हो रहे थे, n स्टेप्स हो रहे थे, n स्टेप्स। तो क्या ये भैया n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल नहीं, ये कांस्टेंट टाइम ही है। फिर से सुनना, जब भी यूजर ने बोल दिया कि n की वैल्यू एग्जैक्ट कांस्टेंट गिवन है और आपके उतने स्टेप्स लग रहे हैं, उसने बोला कि 10 वैल्यू गिवन है और आपको 10 स्टेप्स लग रहे हैं, तब भी वो क्या कहलाया, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दे आर नॉट सेइंग कि यार n की वैल्यू जो है डायनेमिक है। मुझे नहीं मालूम कि हो सकता है कि n की वैल्यू 50 है कि 100 है कि 500 है कि 1000 है। अगर ऐसा बोले वो कि n की वैल्यू डिफाइन नहीं है, अगर वो बोल रहा है कि भैया n की वैल्यू 10 से बड़ी हो सकती है और n की वैल्यू कम हो सकती है 100 के अंदर, अब वो कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 20 हो सकती है, n की वैल्यू 30 हो सकती है, n की वैल्यू 40 हो सकती है, n की वैल्यू 50 हो सकती है, n की वैल्यू 60 हो सकती है, और अगर आपको उतने ऑपरेशन लग रहे, तब वो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। बट अगर वो क्या दे कि भैया एग्जैक्ट n की वैल्यू 40 है और 40 स्टेप्स हो रहे थे, तब मैं वहां पर कह सकता हूँ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वो तो कह रहा है कि भैया n की वैल्यू 2000 है पर वो कांस्टेंट है और आपको उतने स्टेप्स लग रहे हैं, तब भी वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगा। सही है। तो दो सिनेरियोज होते हैं, कितने सिनेरियो होते हैं, दो सिनेरियो होते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के। एक एक सिनेरियो वो जब आपको कोई ऑपरेशंस करने में एक बार में एक, मतलब कोई टास्क करने में एक ऑपरेशन लगाओ, और एक सिनेरियो वो जब आपको n की वैल्यू कांस्टेंट फिक्स्ड दे दी गई है और आपको उतने ऑपरेशंस लग रहे हो, तब भी वो क्या है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बड़े, एक नंबर, एक नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना भैया। और भी होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हमारे पास एक है जिसको हम क्या बोलते हैं, बिगो एन, बिगो, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सर चलो समझो, इन द सिचुएशन क्या होता है, जब उसने बोल दिया कि भैया एन की वैल्यू गिवन नहीं है, एन की वैल्यू गिवन नहीं है, और जितनी एन की वैल्यू होगी उतने ऑपरेशन हो रहे हो, उतने ऑपरेशन हो रहे हो। जैसे कि हमने अभी एक लिया था, अभी लीनियर सर्च, याद करो, एग्जाम्पल लिया था मैंने अभी, लीनियर सर्च, कि भैया यहाँ पर एक अरे होगा, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, ठीक है, और मैं हमेशा क्या मान के चलता हूँ, वर्स्ट केस कि कहाँ मिलेगा, आखिरी मिलेगा, और आप एक एक करके एलिमेंट को ढूंढ रहे हो, एक एक करके, मतलब कि जितनी एन की वैल्यू उतने स्टेप्स, मतलब उतने ऑपरेशंस, मतलब उतने ऑपरेशन, ठीक है, और जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके ऑपरेशंस बढ़ते जाएंगे। तो इन दिस सिचुएशन हम उसका बोलते हैं एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जब भी क्वेश्चन में दिया है कि भैया एन की वैल्यू कुछ भी फिक्स नहीं है,
वो कुछ भी हो सकती है, वो जो है कह सकते हो n की वैल्यू 10 से बड़ी और n की वैल्यू कम हो सकती है कितने 2000 के अंदर, और आपके उतने ही स्टेप्स या उतने ही ऑपरेशंस लग रहे हैं। इन दिस सिचुएशन आप क्या बोल सकते हो, n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जब भी आपका एक लूप चल रहा हो, एक लूप चल रहा हो, कहां से लेके 1 से लेके n तक, n की वैल्यू डिफाइन नहीं है दादा, याद रखना। एक लूप चल रहा हो आपका कहां से लेके 1 से लेके n तक, और n ऑपरेशन या n स्टेप्स लग रहे हैं, उस सिचुएशन से आप क्या बोलोगे उसको, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर बिग ओ एन, क्या बोलोगे, बिग ओ। बढ़िया, अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो के एंड में, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ट्रस्ट में, ट्रस्ट में। ठीक है, हमारे पास अगला टाइप है, दैट इज व्हाट, दैट इज इसको हम क्या बोलेंगे, बिग ओ एन स्क्वायर, या फिर इसको कई जगह क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक या फिर हाँ क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सही है, बढ़िया। जैसे कि समझो समझो, हमने याद करो, जब भी कोई नेस्टेड लूपिंग यूज करियो, मैंने आपको शायद बताया भी नेस्टेड लूपिंग, जब भी आपको हो रहा है कि भैया एक लूप है, एक लूप है, उसके अंदर 1 से लेके n तक का लूप चल रहा है, और उस लूप के अंदर एक और चीज है जो कि 1 से लेके n तक चल रहा है। सही है भाई, आपकी आउटर लूप की, फॉर एग्जांपल अगर ये आई था और ये आपका क्या है जे, आपकी आई की हर एक वैल्यू के लिए इनर लूप कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है, कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स। आपकी आई की हर एक वैल्यू के लिए इनर लूप कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है। इन दिस सिचुएशन क्या होगा, n स्क्वायर। देखो यहां पर भी कितना चला n, यहां पर भी कितना चला n, तो यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई। जब भी नेस्टेड लूपिंग होती है तब वो क्या होता है, मल्टीप्लाई, क्या हो जाता है वो, मल्टीप्लाई। और n इंटू n कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है n स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है स्क्वायर। याद करो हमने एक स्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम देखा था, स्ट्रॉन्ग नंबर का, ठीक है, बहुत वीडियोस पहले, कुछ आप लोग देखा होगा आपने, जो मैंने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम। नहीं पढ़ा हो तो देख लेने के बाद गूगल सर्च कर लेना, और उसको चैट जीपीटी देख लेने का सोल्यूशन क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू दी है 145, वो कहेगा कि भैया हर एक डिजिट को सेपरेट करके उसका फैक्टोरियल निकाल के ऐड करो, मतलब कि 1 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, फिर 5 का फैक्टोरियल, फिर n को ऐड करो। तो आप सोचो कि एक लूप होगा जो कि डिजिट्स को सेपरेट करेगा, मतलब कि एक वाइल का लूप है, ठीक है, एक वाइल का लूप है जो कि डिजिट्स को सेपरेट करेगा, और जब पर्टिकुलर डिजिट मिल जाएगी उसका क्या निकालना, फैक्टोरियल, तो वो लूप भी इसके अंदर ही आएगा। वो कहां से चलेगा भैया, 1 से लेके कहां तक चलेगा, डिजिट तक चलेगा। तो आप देखो, देखो यहाँ पर कि आपकी हर एक डिजिट के लिए, हर एक डिजिट के लिए आपका n टाइम लूप चल रहा है, ठीक है, और कितने डिजिट से, n डिजिट से, n डिजिट है, तो ये लूप चलेगा n टाइम्स और ये भी चलेगा मान लो कि n टाइम्स, तो कितना हो गया, n इंटू n। तो जब भी नेस्टेड होती है तो हम क्या बोलते हैं, वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये कुछ केस सिनेरियोस थे कि जहां पर आप क्या बोलोगे कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, n स्क्वायर। बढ़िया, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं ना। और अगर 3 लूप है, अगर 3 लूप है, मान लो कि यार यहाँ पर कितना है, फॉर का लूप जो कि 1 से लेकर n तक चल रहा है, फिर यहाँ पर एक फॉर का लूप जो कि 1 से लेकर कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा है, फिर यहाँ पर एक लूप है जो कि कहाँ से चल रहा है, 1 से लेकर n तक चल रहा है, तो यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, तीनों की तीनों मल्टीप्लाई हो, ये क्या होगा, n क्यूब, n क्यूब। बढ़िया, बढ़िया। तो हमने क्या देख लिया, कांस्टेंट टाइम, हमने क्या देख लिया, हमने क्या देख लिया, बिग O n, हमने क्या देख लिया, बिग O n स्क्वायर, हमने क्या देख लिया, बिग O n क्यूब। बढ़िया। अब हमें एक चीज और शायद इनके बीच में रह गई, एंड इट वाज ऑल अबाउट log n, बिग O log n, ठीक है। ये बहुत अच्छी एल्गोरिथम है, बहुत अच्छा, बहुत फास्ट एल्गोरिथम है, अच्छे एल्गोरिथम है ना। समझो, जब भी ऐसा कुछ होता है, जैसे कि आपने बाइनरी सर्च का प्रोग्राम देखा होगा, बाइनरी सर्च का, बाइनरी सर्च क्या हम पढ़ चुके हैं, एक बार मुझे चेक करने दो, क्या हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, ठीक है। आप एक छोटा सर्च कर लेना, गूगल सर्च, मैं तो खुद पढ़ाऊंगा, मैं तो खुद पढ़ाऊंगा। बाइनरी सर्च की अप्रोच देख लेना बस, बाइनरी सर्च की क्या देख लेना अप्रोच, होता क्या है बाइनरी सर्च में, बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हमारे पास एक सॉर्टेड डेटा होता है बहुत सारा, और जहां पर आप किसी एलिमेंट को ढूंढते हो, और उसमें क्या होता है कि आप हमेशा ढूंढते वक्त अपने एलिमेंट्स को हाफ रिड्यूस करते जाते हो, हाफ रिड्यूस करते जाते हो। मैं समझाता हूँ, देखो देखो, जब किसी केस सिनेरियो में फॉर एग्जांपल n की वैल्यू कितनी है, 100 है, 500 है, ठीक है, और आप एक टास्क एग्जीक्यूट कर रहे थे, और हर ऑपरेशन में आपकी n की वैल्यू आधी होती जा रही है, मान लो, फिर अगले ऑपरेशन में आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 125, फिर अगले ऑपरेशन में हो गई आपकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर कितना हो सकता है, 62, फिर अगले ऑपरेशन में कितना हो गया, 31, अगले ऑपरेशन में n की वैल्यू कितनी हो गई, मान लो 15, अगले ऑपरेशन में कितना हो गया, 7, अगले ऑपरेशन में 3 और ये 1। तो देखो n नंबर ऑफ डेटा था, पर ऑपरेशन कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n की वैल्यू 500 थी, पर ऑपरेशन कितने लगे, 9 ऑपरेशन लगे।
तो जब भी किसी एक केस सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि आपकी एन की वैल्यू ड्रास्टिकली कम होती जा रही है, आई एम नॉट सेइंग कि हाफ ही हो रही हो, ड्रास्टिकली कम हो गई। मान लो एन की वैल्यू 100 थी, एक ऑपरेशन हुआ और सीधे आपकी एन की वैल्यू 60 तक आ गई, फिर एक ऑपरेशन सीधा आपकी एन की वैल्यू कहां पर आ गई, 25 पर आ गई, फिर एक ऑपरेशन फिर सीधा आपकी एन की वैल्यू 5 पर आ गई। तो जब भी आप कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करवाते हो और उनकी ऑपरेशंस ड्रास्टिकली कम होती जा रही हो, ड्रास्टिकली कम होती जा रही हो, वहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, लॉग एन। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा जाके बाइनरी सर्च की क्या पढ़ना, अप्रोच पढ़ना कि कैसे वो एग्जीक्यूट होता है, तो आपको समझ में आएगा। तो बाइनरी सर्च की जो एल्गोरिथम होती है वो क्या होती है, वो जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या होती है, लॉग एन, या हम उसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या बोलते हैं, लॉगरिथम। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। आगे अपन क्वेश्चंस करेंगे ना बहुत सारे, तो आपको समझ में आएगा, डोंट वरी डोंट वरी। दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी है जो कि मैं अभी आपको सिर्फ ग्लिम्स दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका एग्जाम्पल जब समझ में आएगा, जब हम जो है रिकर्जन के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जब हम कर रहे होंगे सबसेट, जब कर रहे होंगे परमिटेशन, क्योंकि एन स्क्वायर आपको समझ में आ गया होगा, आपको कांस्टेंट टाइम समझ में आ गया होगा, आपको एन समझ में आ गया होगा, ठीक है। लॉग एन भी कुछ हद तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो अब बता रहा हूं मैं, ये क्या एक्सपोनेंशियल, ठीक है, या फिर आप इसका बोलते हो 2 टू द पावर n, 3 टू द पावर n, ठीक है, ऐसा कुछ। तो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। तो जब भी किसी टास्क को करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू कितनी है, 10 है, n की वैल्यू कितनी है, 10 है, और आपको उस टास्क को करने के लिए कितने ऑपरेशन लगे, 2 टू द पावर n, 3 टू द पावर n, मान लो कि 2 की पावर 10 कितना हो गया भाई, तुम सोचो कितना बड़ा नंबर, सोचो कितना बड़ा नंबर है, सही है। अगर मान लो n की वैल्यू कितनी है, 5 ही है, और 2 की पावर n मतलब 2 की पावर कितना, 5, मतलब कितना, 32 ऑपरेशंस। n की वैल्यू मात्र 5 थी, 5 डेटा थे, पर ऑपरेशंस कितने लग गए, 32 ऑपरेशंस लग गए। इन दिस सिचुएशन आप क्या बोलोगे, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या बोलोगे, एक्सपोनेंशियल। आगे अपन पढ़ेंगे, आगे अपन पढ़ेंगे, जब अपन सबसेट करेंगे, पावर सेट करेंगे रिकर्जन का, तब समझेंगे, है ना, तब समझेंगे। अभी इसको सिर्फ ग्लिम्स ले लो, ठीक है, इसका आगे एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा, ठीक है। हमारे पास एक और चिड़िया होती है और उसका नाम क्या, फैक्टोरियल, ठीक है, एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, या फिर बिग एन फैक्टोरियल, हम इसका बोलते हैं फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सही है, बढ़िया। जब आप परम्यूटेशंस वगैरह करोगे आगे रिकर्जन में, तब जाके देखेंगे अपन, है ना। तो जैसे कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 है, और आपने n का फैक्टोरियल बोल दिया, n का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है, कितना होता है, 120, मतलब कि अगर एक छोटा सा नंबर था 5, और उसको करने के लिए हम 120 ऑपरेशंस लग गए यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कुछ लगा, फैक्टोरियल ऑपरेशंस लग चुके हैं, एक n का फैक्टोरियल ऑपरेशंस लग चुका है, तो तब हम क्या बोलेंगे, बिग O एन फैक्टोरियल या फिर फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका एग्जांपल इन दोनों का, एक्सपोनेंशियल और फैक्टोरियल का, मैं आप आगे समझाऊंगा जब रिकर्जन पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल इतना रखो। चलो अब एक आखिरी चीज हमें पढ़नी है, एंड दैट इज व्हाट, इनका ग्राफ, इनका ग्राफ समझो समझो। ये ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, पर फिर भी समझा रहा हूं मैं। ये आपका मान लो ये क्या है, टाइम है, ठीक है, ये आपका मान लो कि n नंबर ऑफ डेटा, सही है। तो आप जो है कांस्टेंट कैसे दर्शाते हो, ऐसे, ये हो गया आपका कांस्टेंट वन, ठीक है। आप जो है एक लॉगन कैसे दर्शाते हो, ऐसे, ठीक है। आप एक लीनियर कर समझाते हो, ऐसे, मतलब ये क्या पता है, ये क्या गया है, जैसा जैसा इनपुट बढ़ता गया, एन एन बढ़ता गया, वैसा वैसा टाइम बढ़ता गया, ठीक है। लीनियर क्या होता है, ये आपकी जो है ये ओ ऑफ एन मतलब लीनियर, जैसा जैसा एन बढ़ता गया वैसा वैसा आपका टाइम बढ़ता गया, ये ऐसा था, ठीक है। चलो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या जाता है, थोड़ा सा ऐसे जाकर, यहाँ पर जाकर इसको आप एन स्क्वायर बोलते हो या फिर एन क्यूब बोलते हो, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक। फिर थोड़ा सा और टिल्ट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल, मतलब ओ ऑफ 2 टू द पावर n या फिर ओ ऑफ 2 टू द पावर 3, सॉरी 2 टू द पावर 3, हाँ सही है। फिर और थोड़ा सा टिल्ट हो गया, और थोड़ा सा टिल्ट हो गया, और थोड़ा सा टिल्ट, ये क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल, ठीक है। और बीच में एक और चीज होती है, बीच में एक और चीज होती है, एन स्क्वायर और एन के बीच में एक और चीज होती है, एन लॉग एन, एन लॉग एन, है ना, एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एन लॉग एन कब आ सकती है, आपको आई गेस ये ग्राफ समझ में आएगा, थोड़ा सा पॉज कर लेना, समझ जाना, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि एन लॉग एन कब आ सकता है, एन लॉग एन कब आ सकता है, ठीक है, लॉग एन कब आ सकता है, समझो समझो। जैसे कि मान लो कि यार भैया यहाँ पर एक फॉर लूप चल रहा है, ठीक है, जो कि 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है, एन तक चल रहा है, बढ़िया, ठीक है। और अंदर भी एक लूप लिख के रखा है, मान लो कि यहाँ पर क्या लिख के रखा है, बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है, किसका प्रोग्राम है, बाइनरी सर्च का, ठीक है। और बाइनरी सर्च के लिए भी एक लूप की जरूरत तो होती है,
ठीक है। और मैंने आप भी बताया था कि बाइनरी सर्च क्या लेती है, लॉग एन लेती है। क्या लेती है, लॉग एन। ठीक है, नेस्टेड लिखा आपने, एक लूप के अंदर एक और लूप, बाइनरी सर्च भी तो एक लूप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपकी आई की हर एक वैल्यू के लिए, आपकी आई की हर एक वैल्यू के लिए आपका बाइनरी सर्च चलेगा। तो मान लो अगर n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो कितने बार बाइनरी सर्च चलेगा, 10 बार चलेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर क्या हुआ, n इंटू लॉग एन, आपकी i की हर एक वैल्यू के लिए आपका बाइनरी सर्च चल रहा है। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 10 है तो कितनी बार बाइनरी सर्च चलेगा, 10 बार, और ये भी कितनी बार चल रहा है, 10 बार। तो इस वक्त आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, n log n। हाँ बेशक अगर पैरेलल होता तो कहानी अलग होती। अगर पैरेलल है, अगर पैरेलल है, कैसा पैरेलल है, ठीक है, तो कहानी अलग है। मैं अभी आपको पैरेलल वाला भी सिनेरियो समझाऊंगा, जब मैं आपको क्या बताऊंगा कि इक्वेशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये इक्वेशन जब आएंगे ना, जनरेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी इक्वेशन, तब सही है। तो अभी हमें समझना है कि भैया टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, या फिर हमारी लॉगरिथम क्या होती है। ठीक है, जैसे कि लॉग एन की बात होती है हमारी, एक्सपोनेंशियल क्या होती है, फैक्टोरियल क्या होती है, ग्राफ क्या होता है, हमने समझा। बढ़िया, क्या इतना समझ में आया? एक बार खुद से देख लेना, समझ लेना कि ये भाई मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार वीडियो को पीछे कर लेना, एक बार वीडियो को पीछे कर लेना, क्योंकि भाई आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि वीडियो जो है, इसमें जो टॉपिक है ये नया है, टफ नहीं है। मानो बात को, ये क्या है, नया है। ठीक है, आप 1 से 2 बार इसको देखोगे, समझोगे, पुराने कुछ कोड्स से जो हमने करे हैं उसको कनेक्ट करोगे तो आपको ट्रस्ट में समझ में आएगा। अब वीडियो का आ चुका इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यार कई बार इंटरव्यू में देखा है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक एल्गोरिथम दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि भाई मुझे बताओ कि इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो वही अपनी जो अब टॉपिक है, जनरेटिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वेशन। तो आप इक्वेशन के द्वारा कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुंचोगे, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे होता है। भैया एक फॉर का लूप है, फर्ज करो एक फॉर का लूप है जो कि 1 से लेके कहां तक चल रहा है, n तक चल रहा है, कुछ हो रहा होगा, और n स्टेप्स हो रहे हैं उसके अंदर, n ऑपरेशंस लग रहे हैं, है ना, n ऑपरेशंस हो रहे हैं। मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया भैया, एक और लूप है जो कि 1 से लेके n तक चल रहा है। ठीक है, पैरेलल है, नेस्टेड नहीं, क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पर हल्का सा एक लूप और चल रहा है 1 से लेके n तक का, और कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं पैरेलल, तीनों के तीनों पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई, n, यहाँ पर भी कितनी हुई, n, यहाँ पर भी कितनी हुई, n, क्योंकि पैरेलल है। तो पैरेलल में मल्टीप्लाई नहीं होता, क्या होता है, एडिशन होता है। n प्लस n प्लस n कितना हो जाएगा, 3n, कितना हो जाएगा, 3n। बढ़िया, और 3n कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, इस पूरे कोड की बिग O n, बिग O n, बिग O n कांस्टेंट नेग्लिजिबल के तौर पे माना जाता है, नेग्लिजिबल माना जाता है ना, नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो आगे भैया, और किस किस सिनेरियो में हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया भैया, कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पर क्या एक फॉर का लूप है, ठीक है, जो कि 1 से लेके n तक चल रहा है। फिर भैया एक नेस्टेड लूप है, 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा है। तो ये तो आपको पता होगा भैया, इसमें n आएगी, इसमें n आएगी, n इंटू n, तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है भैया, ये भी समझ में आया। भैया और किस सिनेरियो क्या हो सकते हैं, और किस सिनेरियो क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया कि भैया एक फॉर का लूप है जो कि 1 से लेके n तक चल रहा है, ठीक है, और उसके अंदर है जो कि एक 1 से लेके n तक चल रहा है। समझ में आया, ठीक है, एक लूप है वो भी 1 से लेके n तक चल रहा है, एक नेस्टेड लूप है जो कि वो भी 1 से लेके n तक चल रहा है, एक पैरेलल लूप है जो कि 1 से लेके n तक चल रहा है और n ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो भैया समझो आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, समझो आप, समझो दिया क्या है, एक लूप है जो कि 1 से लेके n तक चल रहा है, उसके अंदर एक लूप है जो कि 1 से लेके n तक चल रहा है, मतलब कि इसकी तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, n स्क्वायर। पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर कितनी है, n। अब पैरेलल थे ये और ये बंदा क्या है, पैरेलल, मतलब कि क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस n, n स्क्वायर प्लस n। जब भी कुछ ऐसा है हमेशा याद रखना, हायर डिग्री वाली कॉम्प्लेक्सिटी को आप पिक करना है। जो छोटी डिग्री वाली कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हमें क्या करना है, इग्नोर, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है, छोटा नंबर है। तो मैं इसको इग्नोर करके हम किसको मानेंगे, बड़े नंबर को मानेंगे, किसको मानेंगे, बड़े नंबर को। तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, एक जनरल कोड का। अच्छा भैया और क्या, और कहने का मतलब क्या होता है, कई बार आपको इक्वेशंस दे दी जाती है, सीधे बना के इक्वेशन दे दिए और आपको निकालना है। जैसे कि यहाँ पर कैसा लिखा होगा, 3n स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर लिखा होगा n log n, और यहाँ पर प्लस है। तो पहले ये छोटे छोटे दोनों हटा दो, ठीक है, बचा यहाँ पर कितना, 3n स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये कांस्टेंट बता दो, चल रहा है कि नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, बस ये देखना जरूरी है। बचा यहाँ पर क्या, n स्क्वायर,
अच्छा भैया और क्या हो सकती है, और क्या हो सकती है, मेरे पास यहाँ पर लिखा हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है n log n प्लस log n प्लस यहाँ पर o ऑफ n। भैया छोटे छोटे दोनों पहले हटा दो, बचेगा यहाँ पर कितना n log n। तो हमेशा आपको बड़ी डिग्री वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रखना, बाकी सारी छोटी को हटा देना और कांस्टेंट के हटा देना, चाहे वो डिवाइड में चाहे वो मल्टीप्लाई में। बढ़िया, तो ये कुछ था कि हम कैसे इक्वेशंस के द्वारा मतलब एक एल्गोरिथम को देखकर इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन को देखकर एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, ये बताया मैंने आपको। बढ़िया, अब जो है हमें अगला टॉपिक पढ़ना, दैट इज टीएलई है शायद, हाँ टीएलई। कई लोगों ने फेस करा है भाई कि भैया मैं एक कोड लिख रहा था, उस कोड को लिखते लिखते वो टीएलई आ गया। टीएलई मतलब टाइम लिमिट एक्सीडेड। टाइम लिमिट एक्सीडेड भैया इसका मतलब क्या होता है समझो। होता क्या दोस्त, होता क्या है कि हर एक इनपुट के लिए एक निर्धारित टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले एल्गोरिथम डिसाइड होती है। ठीक है, का मतलब क्या है कि भैया जैसे कि मैंने क्या बोल दिया, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एग्जांपल सीधे लेके चलता हूँ आपको। कहाँ पर मेरे पास एक चार्ट होगा, यहाँ पर देखो, ये जैसे कि मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ, लीड कोड का कोई सा भी क्वेश्चन। ठीक है, लीड कोड का कोई सा भी क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है क्या? बढ़िया, कोई सा भी क्वेश्चन निकाल लेते अपन, प्रॉब्लम पे गए और यहाँ पर मैं लेट्स से ये 2 समय निकाल लिया। ठीक है, तो मैं आपको भी क्या दर्शा रहा हूँ, टीएलई से बचने का तरीका, टीएलई से बचने का तरीका आपको हमेशा उस क्वेश्चन की क्या देखने पड़ेगी, कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, लिमिटेशन। हर क्वेश्चन के नीचे ये कंस्ट्रेंट लिखा होता है, ये लिखा होता है। इसको देखकर आप डिसाइड करोगे कि कौन सी एल्गोरिथम लिखनी है, क्योंकि हर एक n नंबर ऑफ डेटा के लिए डिसाइडेड होता है कि भैया हाँ आप इससे घटिया एल्गोरिथम नहीं लिख सकते। मतलब इस अगर इतना n नंबर ऑफ डेटा है तो आप यहां तक के एल्गोरिथम लिख सकते हो, इससे घटिया नहीं लिख सकते। ठीक है, वरना टीएलई चले जाएगा। तो फिक्स टाइम कुछ होता है। और आपको कैसे पता चलेगा कि भैया किस क्वेश्चन के लिए कौन सा एल्गोरिथम लिखूं या कितने नंबर ऑफ डेटा के लिए कौन सा एल्गोरिथम लिखूं, तो यहाँ पर कंस्ट्रेंट होते हैं। कंस्ट्रेंट में आपको देखकर पता करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर जो n नंबर मतलब नम्स यहाँ पर क्या एक अरे होगी, तो अरे की जो लेंथ है वो कितनी 10⁴, मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर n² तक लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या समझ में आया, क्योंकि मैंने देखा है। मैं अभी आपको एक चार्ट बताऊंगा कि अगर इतना नंबर ऑफ डेटा है तो आप यहां तक के एल्गोरिथम लिख सकते हो, इसके बाद मत लिखना। देखो सबसे बेस्ट क्या होती है हमारी, ऑब्वियस बात है कांस्टेंट टाइम, फिर उससे क्या होती है उससे बड़ी, मतलब उससे बड़ी log n, फिर उससे बड़ी क्या होती है n, फिर उससे बड़ी क्या होती है n², फिर उससे बड़ी n³, फिर उससे बड़ी क्या होती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल मतलब 2⁴n, फिर उससे बड़ी क्या होती है n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये मतलब पहले बेस्ट, फिर उससे घटिया, 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 ऐसा। तो अब मैंने यहाँ पर कंस्ट्रेंट को देखकर क्या लगाया कि भैया n की वैल्यू जो है, जो नम्स लेंथ मतलब जो अरे की लेंथ है वो 10⁴ तक जा रही है, मतलब n² तक लिख सकता हूं मैं। अभी मैंने क्या सोचा, मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा। ठीक है, मतलब क्या भैया मैं n² तक लिख सकता हूँ, क्या n नहीं लिख सकता? अरे वो तो लिख सकता हूँ, वो तो बेस्ट हुआ ना, वो तो बेस्ट हुआ। n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं लॉजिक लिखूंगा तो वो तो बेस्ट हुआ। n log n लिखूँ वो तो बेस्ट हुआ, log n लिखूँ वो तो बेस्ट हुआ। जो घटिया से घटिया लिख सकता हूँ वो क्या हो सकता है, n²। या अगर मैं सोचूं और घटिया लिख दूं, एक्सपोनेंशियल वगैरह लिख दो, मतलब एक एल्गोरिथम जो कि एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले, तो वहां पर एक आ जाएगा टीएलई दे देगा। वहां पर क्या दे देगा भैया आपको, टीएलई से दे देगा ना, टीएलई से दे देगा। हाँ अगर ये 10⁵ होती, 10⁵ होती, तब मैं यहाँ पर फिर n² भी नहीं लिख सकता, n² भी लिख सकता। यहाँ पर मुझे कहाँ तक चलाना पड़ता, n तक चलाना पड़ता, n log n तक चलाना पड़ता। अब भैया ये क्या समझ में आता है, ये क्या समझ में आता है कि भैया टीएलई पर हम कंस्ट्रेंट को देखकर कैसे पता करें कि कौन सा एल्गोरिथम लिखनी है। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा कहाँ पर, एक चार्ट पर। ठीक है, चार्ट ये नहीं है, चार्ट ये है। ठीक है, देखो यहाँ पर इसको ध्यान से देखना, ये लीड कोड का, ये लीड कोड का ये है ना। देखो यहाँ पर वो क्या रहा है कि भैया अगर 10⁹ डेटा है, सोचो आप कितना बड़ा डेटा। आप समझो जितना बड़ा डेटा उतनी अच्छी एल्गोरिथम होनी चाहिए, जितना बड़ा डेटा उतने अच्छे एल्गोरिथम, मतलब उतने कम ऑपरेशंस, क्योंकि आप अच्छे एल्गोरिथम लिखोगे तो कम ऑपरेशन से आपका टास्क कंप्लीट होगा। तो जितना बड़ा डेटा उतने कम ऑपरेशंस। ठीक है, और जितना छोटा डेटा उतनी घटिया एल्गोरिथम लिख सकते हो। ये नहीं बोल रहा कि लिखना ही है, लिख सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको समझाता हूं एक साफ शब्दों में, साफ शब्दों में मैं एक ट्रिक है, ये ना ट्रिक, एक ट्रिक है भैया। द मोमेंट आपको मैं आपको उल्टे समझाता हूं, उल्टे से। ठीक है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, जैसे कि इसको है, यहाँ पर इसने क्या बोला भैया, अगर n की वैल्यू 10⁶
से बड़ी है, 10 टू द पावर n से बड़ी है, तो यहाँ पर आप मैक्स का लिख सकते हो, मैक्स का लिख सकते हो log n और O ऑफ 1, यही लिख सकते हो, इससे घटिया कुछ नहीं लिख सकते आप। यहाँ पर ना ही n लिख सकते हो, ना ही n log n लिख सकते हो, ना ही n स्क्वायर लिख सकते हो, वरना TL ही आ जाएगा। मैंने अभी बताया जितना बड़ा डेटा उतनी उतनी अच्छी एल्गोरिथम होनी चाहिए, ठीक है भैया। और भैया 10 टू द पावर 8 है, तो मतलब वहां पर कितना लिखना है आपको, मैक्स मैक्स n, मैक्स मैक्स कितना n। मैं आपको पता सिंपल सा फंडा मैं समझाता हूँ, एक सिंपल सा फंडा देखना, ज़्यादा कहीं देखने की जरूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वो समझो आप। बट जहां पर आपको n की वैल्यू 10 टू द पावर 8 दिख जाए, मैक्स आप एल्गोरिथम क्या लिख सकते हो, log n, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, ऑफ 1। जहां आपको दिख जाए कि भैया 10 टू द पावर 6 है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, तो आप यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर जो है मैक्स लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप n, ऑफ n लिख सकते हो, ये आपकी मैक्स है। अच्छा, जरूरी नहीं कि भैया 10 टू द पावर 6 हो तो मैक्स n लिखो, मैक्स n ही लिख सकते हो, आप वहां पर log n में लिख सकते हो, ठीक है, आप वहां पर ऑफ n में लिख सकते हो, ठीक है। जहां भी आपको दिख रहा है, जहां भी आपको दिख गया कि भैया 10 टू द पावर क्या है, 4 है, क्या है 10 टू द पावर 4, तो आप वहां पर क्या लिख सकते हो, अच्छा यहाँ पर आप क्या लिख सकते थे, n log n में लिख सकते थे, ठीक है। जहां भी आपको दिख गया कि भैया 10 टू द पावर के बराबर है, उससे बड़ी ऐसे कुछ है, या इसके अंदर है, ठीक है। मैं इसको जो है ना साइंस को चेंज कर देता हूँ, साइन को चेंज कर देता हूँ। भैया आपकी n की वैल्यू अगर ऐसी है, n लेस देन इक्वल्स टू 8, अगर आपकी वैल्यू n लेस देन इक्वल्स टू 10 टू पावर 6 है, आपकी n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 टू पावर 4, मतलब कि आपकी n की डेटा 10 की पावर 4 के अंदर और बराबर, तो आप वहां पर मैक्स जो घटिया एल्गोरिथम लिख सकते हो, दैट इज व्हाट, n स्क्वायर। अच्छा, n स्क्वायर लिख सकते हो क्या भैया, मैं नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं क्या log n नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं n log n नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ घटिया क्या लिख सकते हो, घटिया क्या लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है भैया। अगर यहाँ पर क्या है कि 10 टू पावर 10 टू पावर 3 आ जाए या 10 टू पावर 2 आ जाए, तो वहां पर आप क्या लिख सकते हो, वहां पर आप n क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। अब भैया यहाँ पर मान लो कि n की वैल्यू जो है आपकी 2000 आ गई, कितना आ गई, 2000 आ गई, 2000 आ गई, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल तो बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, एक्सपोनेंशियल नहीं लिख सकते आप यहाँ पर आप लिख सकते हो कि, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो n टू द पावर 4 लिख सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पर आपने बोल दिया कि भैया मेरा जो n का डेटा वो कितना है, 200 है कुछ, 100 से बीच में, 200 के बीच में, तो आप यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आप एक्सपोनेंशियल लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपने बोल दिया, अगर आपने बोल दिया कि भैया मेरा n नंबर ऑफ डेटा कुछ 10 से 15 है, 50 है, मैं तो कह रहा हूँ 10 15 है, कुछ 50 है, तो वहां पर आप घटिया क्या लिख सकते हो, n फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो भैया अगर n की वैल्यू 10 या 50 है, तो क्या मैं सिर्फ n फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, अरे नहीं, वो तो घटिया है। आप वहां पर n स्क्वायर लिख सकते हो, n क्यूब लिख सकते हो, n log n लिख सकते हो, n लिख सकते हो, log n लिख सकते हो, सिर्फ कांस्टेंट टाइम लिख सकते हो, बता रहा हूँ, ठीक है, कि पता है इससे ऊपर नहीं जाना, इससे ऊपर नहीं जाना। अगर 10 टू द पावर 8 आ गया, 10 टू पावर इससे ऊपर नहीं जाना। अगर 10 टू द पावर 6 आ गया, n के ऊपर मत जाना, n स्क्वायर मत लिखना। 10 टू द पावर 4 आ गया, 10 टू द पावर 4 आ गया, ठीक है, n स्क्वायर तक जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। 10 टू द पावर 2 आ गया, मतलब भैया n क्यूब से ऊपर नहीं जा सकते। ये आ गया 2000, तो n 4 के ऊपर नहीं जा सकते। 100 आ गया, 2 टू पावर n के ऊपर नहीं जा सकते। अगर 10 50 है तो इनफैक्ट, अच्छा ये तो लास्ट ही है, तो क्या है, लास्ट है। तो ये कुछ तरीके होते हैं, आपको देख के समझ में आना चाहिए कि भैया कब मुझे किस टाइप के एल्गोरिथम लिखनी है, कब मुझे किस टाइप के एल्गोरिथम लिखनी है, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे हम आप क्वेश्चंस करते आएंगे, तो हर क्वेश्चंस की आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, पिछली जो वीडियो थी हमने देखी थी, बहुत सारे अरे के क्वेश्चंस करे थे, तो आपको हर एक अरे के क्वेश्चंस उठाने, और आपको हर क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल के देखना है। पहले खुद से करोगे, खुद से करोगे, ठीक कर लिया, उसके बाद तो सॉल्यूशन को उठाना, चैट जीपीटी को देना, बताओ कि ये जो एल्गोरिथम मैंने लिखी, जो मैंने एल्गोरिथम बताई थी, आपको लिखवाई थी, और आपको चैट जीपीटी पेश करना, बताना कि इस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, और वो आपको एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएगा, और आपको कंपेयर करना है कि आपने उस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकाली थी। अगर आपने सही निकाली थी, इसका मतलब कि आप सही जा रहे हो, और अब कुछ छोटा मोटा चेंज है तो आप पूछो कि भैया हाँ मैंने ये निकाला था, और आपने ये फलाने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली, तो क्या फर्क है, क्यों है ऐसा। आपको हाथ पर मारने पड़ेंगे, ट्रस्ट में, तभी आप अच्छे बेस्ट बन पाओगे, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ डेटास को देखकर जो है हम टीएलए डिसाइड करते हैं कि आएगा या नहीं आएगा। बढ़िया बढ़िया है ना, क्लियर। तो भैया अब हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ज्यादा कुछ होता नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है।
भैया यहाँ पर एक फॉर का लूप है, ठीक है, जो कि 1 से लेके कितनी बार चल रहा है, n टाइम्स चल रहा है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर एक लेट टेम्प है, आप मुझे बताओ कि ये लूप कितनी बार चल रहा है, n बार चल रहा है, तो ये टेम्प कितनी बार चल रहा होगा, सॉरी टेम्प कितनी बार बन रहा होगा। फर्ज करना आपका एक लूप है जो कि n टाइम्स चल रहा है, और एक टेम्पररी वेरिएबल है जो कि कितनी बार बन रही है, n टाइम्स बन रही है। तो अब कई लोगों के दिमाग में, भैया क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर n आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी। याद रखना यहाँ पर आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ओपन ही होगी, क्योंकि बर्थडे हर एक आइट्रेशन में आपकी एक ही वेरिएबल बनेगी, जैसे आपका लूप खत्म हो रहा होगा वेरिएबल खुद ब खुद मर जाएगा, खुद ब खुद मर जाएगा। तो आप जो है लेट कॉन्स्ट वेर 1000 बना लो, लेट कॉन्स्ट वेर एक कोड में 1000 बना लो, ठीक है, अलग अलग करके 1000 बना लो। यहाँ पर मैंने लेट कितने बना लिए, लेट 10,000 बना लिए, फिर भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट टाइम ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। बट द मोमेंट आपने क्या बोला यहाँ पर, जैसे कि अपन ने क्वेश्चन करा था, एक क्वेश्चन करा था कि मेरे पास एक अरे है 1 2 3 4 5 6, इस अरे को रिवर्स माना, तो आपने क्या करा था, एक नया अरे बनाया था, पर एक एलिमेंट को यहाँ से पीछे से ट्रेवर्स करते गए थे और आप यहाँ पर पुट करते गए थे, ठीक है। तो जितनी अरे की लेंथ थी उतने ही लेंथ का आपने एक नया अरे बनाया, एक ऑक्सिलरी स्पेस, एक ऑक्सिलरी स्पेस। तो इन दिस सिचुएशन हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n, कि भैया आप जितना n नंबर ऑफ डेटा है उतना एक बार में एक नया अरे बना लो। फॉर एग्जाम्पल एक आपने एक 2D अरे टाइप में बना दिया, तो वो भी क्या होगा, एक n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। 2D अरे कुछ ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। 2D अरे शायद अपन का टॉपिक है, 2D अरे पर अपन कुछ टॉपिक्स बात पढ़ेंगे, मैंने कहीं ना कहीं तो मेंशन करा होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मेंशन कर दूंगा मैं, ठीक है। तो तब उसके अपन टाइम देख लेंगे। तो कहने का मतलब समझ में आ गया कि भैया अगर आप हजार लेट कॉन्स्ट वेर बना लोगे, तब उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ओपन। अगर आपने एक n नंबर ऑफ डेटा जो भी है एक अरे की लेंथ है उतने साइज का एक नया अरे बना लिया, एक ऑक्सिलरी स्पेस मान लिया, तब वहां पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑफ n, ठीक है। अब यार रेशो चलता है, रेशो चलता है, हर एक क्वेश्चन का रेशो चलता है। अगर 90% टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात हो रही है तो 10% ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात होती है, स्पेस पे इतनी बात नहीं होती, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या ज़्यादा है, हर इंसान जो है बहुत जल्दी में है, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा बातें होती हैं, ठीक है भाई, बढ़िया। चलो अब हमें हमारा वक्त आ चुका कुछ क्वेश्चन देखने का, कुछ क्वेश्चन देखने का कि भाई ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, कैसे, है ना। तो मैं कहाँ पहुंचा, हमारे क्रोम पर, और मैंने कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे निकाल कर रखे जो कि आपको समझ में आएंगे। अच्छा बाय द वे एक अच्छी वेबसाइट है जो मिली थी, लॉन्च स्कूल करके, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बस एक अच्छी वेबसाइट मिल गई तो आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये है ना, पढ़ते एक एक करके। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शन टेस्ट और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन टेस्ट है। अच्छा अच्छी बात ये कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में कोड दे के रखा है, तो एक एक ठीक है भैया, एक लूप चल रहा है, बढ़िया, 0 से चल रहा है कहाँ तक, n तक, ठीक है भैया। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो n आएगी, माना माना भैया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, कुछ अलग से वेरिएबल बन रहा है क्या, मतलब एक नया अरे कुछ बन रहा है क्या, नहीं, तो अब 1। तो यहाँ पर सॉल्यूशन दिख रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फंक्शन टेस्ट इज O ऑफ n, ऑब्वियस सी बात है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर कितनी आ रही है, ऑफ 1। बढ़िया, क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शन टेस्ट, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है भैया। यहाँ पर एक लूप है, ठीक है, कहाँ तक चल रहा है, n तक चल रहा है, ठीक है भैया। एक अंदर है, एक यहाँ पर क्या चल रहा है, आई से लेके n तक, ठीक है। मैंने हमेशा बताया था कि वर्स्ट केस मानते हैं, है ना, तो ये नियर नियर यहाँ पर n ही होगा। अच्छा मैं एक केस सिनेरियो समझाता हूँ आपको, एक केस सिनेरियो समझाता हूँ, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। जैसे कि मैं इसी कोड की बात करता हूँ, ठीक है, चलो मान लो भैया एक फॉर का लूप है जो कि 1 से लेके कहाँ तक चल रहा है, n तक, ये आई है, ठीक है। एक अंदर फॉर का लूप है जे, जो कि आई से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, n तक, ठीक है। तो हो सकता है, मे भी हो सकता है, अच्छा पहले आप आउटर लूप समझो, ये तो n टाइम्स चल रहा है, मान लिया कि ये कितने बार चल रहा है, n टाइम्स। अब हो सकता है इनर लूप आपका जो है कभी n-1 चले, कभी n-2 चले, कभी n-3 चले, कभी n-4 चले। पूछो क्यों, पूछो क्यों भैया, यहाँ पर क्या आई, मान लो अगर आई की वैल्यू अगर यहाँ पर कितनी 5, तो 5 से लेके n तक जाएगी। मान लो आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6, तो 6 से लेके n तक चलेगा। मान लो आई की वैल्यू यहाँ पर 10 है, 10 से लेके तक चलेगा, n तक चलेगा। मान लो अगर आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी 1 है तो 1 से लेके n तक। मान लो आई की वैल्यू 2 है तो 1 से लेके n तक। सही है, पर यहाँ पर अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया क्या यहाँ पर n स्क्वायर होगा क्या,
क्योंकि भैया आपने तो क्या बोला था कि अगर अंदर एक लूप अगर 1 से लेके एग्जैक्ट n तक जाएगा तभी आप उसको क्या मान लेना, क्या मान लेना उसको, आप n स्क्वायर मान लेना। समझो आप, मैंने अभी बताया मे बी कभी आपके n-1 चले, कभी अब n-2 चले, कभी n-3 चले, कभी n-4 चले, और ये कितनी बार हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है। देखो आपका आउटर लूप दर्शा रहा है n टाइम्स, n टाइम्स। अच्छा याद करो, ऐसा कुछ कभी आपने देखा होगा n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस n-4 प्लस, ऐसा कुछ। क्या ये एपी सीरीज नहीं लग रही कुछ, सम ऑफ n टर्म्स? क्या फॉर्मूला होता था, n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 क्या होता है इसका, n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस n डिवाइड बाय 2। बड़ी वैल्यू मतलब बड़ी डिग्री को मानते हैं, छोटी की तो कोई वैल्यू नहीं है, n स्क्वायर डिवाइड बाय 2, कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या बचेगा n स्क्वायर। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, n स्क्वायर। तो जो कोड आपके सामने लिखा है, जो कोड आपके सामने लिखा है यहाँ पर, अगर आपने पैटर्न प्रोग्रामिंग कभी देखी होगी तो पैटर्न प्रोग्रामिंग बहुत दिखता है, बहुत दिखता है ना, बहुत दिखता है। तो इस वक्त भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, कितनी आएगी भैया, n स्क्वायर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, ऑब्वियस सी बात है। चलो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शन, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर एक नया अरे लिया है, मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भैया O ऑफ n होगी, और n टाइम्स लूप चल रहा है तो n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो बिल्कुल सही, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। ठीक है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर भैया स्पेस तो 1 ही दिख रहा है क्योंकि कुछ नया अरे नहीं लिया। यहाँ पर एक लूप n टाइम चल रहा है और यहाँ पर 1 से लेके i तक। अच्छा अंदर कभी n-1, n-2, n-3 ऐसे चल रहा है, तो अगेन यहाँ पर n स्क्वायर ही होगा, n स्क्वायर है। ठीक है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फंक्शन, भैया एक अरे लिया है, ठीक है, मतलब O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। भैया एक लूप चल रहा है, उसके अंदर भी एक लूप चल रहा है, ठीक है। भैया यहाँ पर पुश करते गए और यहाँ पर उसी वैल्यू को अपडेट कर दिया, जो वैल्यू पुश करी उसी को वैल्यू क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। ठीक है, तो क्रिस्टल क्लियर है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n स्क्वायर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n। सही है। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ देखो 3 लूप नेस्टेड चल रहे हैं, n क्यूब और n1 होगी, ऑफ 1 होगी, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहा है, ये एक नया नया है ना भैया, यहाँ पर चाहे तो सर्च कर लेना, देख लेना, वैसे तो समझ में आ जाएगा। एक अरे है और उसके अंदर पुश करो एक नया अरे, हर एक अरे के अंदर एक नया अरे जा रहा है, मतलब एक बड़े से अरे के अंदर कुछ अरेज जा रहे हैं, बहुत सारे बहुत सारे। तो यहाँ पर नेस्टेड अरे हो जाएंगे, दैट इज द रीजन कि n स्क्वायर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो n ही है। अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n स्क्वायर ही होगी कि भैया यहाँ पर जो है एक एक अरे बनते जा रहा है ना, ड्यू टू क्रिएशन ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होगी, n स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। वेबसाइट इज लॉन्च स्कूल, तो बहुत सारे अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो, ये देखो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये देखो यहाँ पर क्या हो गया, i की वैल्यू n है, कहाँ तक जाएगी, 1 तक, मतलब उल्टा। पर देखो हमेशा जो कम हो रहा है i हाफ होते जा रहा है। मान लो अगर i की वैल्यू 10 हो तो सीधे सीधे अगला इटरेशन पे कहाँ पहुंच गया, i की वैल्यू 5, सीधे सीधे अगला इटरेशन कहाँ पहुंचा, i की वैल्यू 2। चलो एक एग्जांपल, i की वैल्यू अगर कितनी है 500, तो अगला इटरेशन में कहाँ पहुंच गया 250, फिर अगले पे कहाँ पहुंच गया 125, फिर कहाँ पहुंच गया वो 62, फिर कहाँ पहुंच गया 31। मैंने आपको अभी थोड़ा बिहेवियर बताया था, जब भी आपकी आइट्रेशन ठीक है ड्रास्टिकली कम होते जा रहा हो तो वहां पर क्या होता है, लॉगरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर देखो लॉगरिथम आ रही है, लॉग एन आ रही है, सही है भाई, बढ़िया। और यहाँ पर 2D मैट्रिक्स है, देखो यहाँ पर 2D हर एक ith इंडेक्स पे एक बन रहा है, तो यहाँ पर भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर ही होगा, देखो n स्क्वायर, यहाँ पर n स्क्वायर। और एक नेस्टेड लूपिंग चल रही है तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगा, n स्क्वायर। तो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं भाई, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से निकाल कर, जितने ज्यादा क्वेश्चन देखोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करके इक्वेशन बनाओगे, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। बढ़िया, तो आशा करता हूँ कि भाई आपको समझ में आया होगा, है ना। और देखो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि टॉपिक नया है, टफ नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा पीछे करो, टॉपिक को समझो, कुछ क्वेश्चंस उठाओ जो मैंने पुराने निकाले, उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, फिर वही एल्गोरिथम आप जो चैट जीपीटी को दो, फिर आप उसको उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछो, थोड़ा सा हाथ पर मारो, थोड़ी सी मेहनत करो, मेहनत करोगे बुद्धि में जाएगा। जो मैंने क्वेश्चंस बताया लॉन्च स्कूल की, आप वहां पर जाकर सॉल्व करो, ठीक है भाई। और मैं थोड़ा सा निराश हूँ भाई आप लोगों से कि यार मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ और आप लोग वहां पर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मैं अभी इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आए थे, काफी डिमोटिवेट चल रहा था मैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा यार। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भैया आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं एक दोस्त से मैंने वीडियो स्टार्ट करे थे और मुझे दिख नहीं रहा लोगों में।
ठीक है, तो अगर मुझे ऐसा ही चलता दिखा तो भाई मे बी, आई एम नॉट श्योर, मे बी मैं वीडियोस बंद कर दूं। ठीक है, क्योंकि भाई एक इंस्ट्रक्टर की आत्मा मर जाती है कि जब तक उसको रिस्पॉन्स अच्छा ना देखे। बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, जिसने पूरी वीडियो देखी है, तो आपको कमेंट करना है हैशटैग क्रिस्टल क्लियर। जिसने पूरी वीडियो देखी है उसको कमेंट क्या करना है, मैं समझ जाऊँ कि हाँ आपने पूरी वीडियो देखी है, तो आपको कमेंट करना है हैशटैग क्रिस्टल क्लियर, कि मतलब समझ में आया, कि मतलब समझ में आया। और नहीं आया तो वो भी लिखो, कि भैया नॉट क्रिस्टल क्लियर, हैशटैग नॉट क्रिस्टल क्लियर। आई डोंट थिंक सो कि आप लिखोगे, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से समझाया, इतनी मैंने समझाया, समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो लिखो नॉट क्रिस्टल क्लियर, वो समझ में आया तो लिखो हैशटैग क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, पर अगली वीडियो में जब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिखेगा। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखो, बाय।